अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम वीकली एक फिल्म पे भी एक शो किया करते हैं, तो बिल्कुल आज हमारा ये नया शो हाजिर है आपके लिए। और आज हम बात करेंगे एक्टर्स के साथ साथ हम कुछ फिल्म्स के ऊपर बात करेंगे, उनकी डायरेक्शन, उनका म्यूजिक, उनकी स्टोरी लाइन और जो कुछ फिल्म मेकिंग से रिलेटेड बात होती है, हम उस बारे में जो हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट फिल्म्स और उसके क्रिटिक सज्जाद गुल साहब हमारे साथ होते हैं, तो हम उनसे ये सब कुछ पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम कौन सी फिल्में डिस्कस करेंगे। तो जी, आज हम डिस्कस करेंगे दिलीप कुमार साहब की मुगले आजम, इसके अलावा देवानंद साहब की जिगल थीफ और संजीव कुमार साहब की फिल्म आंधी, जो कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग गुलजार साहब ने बनाई थी। तो हम इन 3 फिल्मों पे आज बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये क्लासिक्स और ये एवरग्रीन फिल्में जो हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस की गई, किस तरह से बनी और लोगों का क्या, उस वक्त के लोगों का क्या रिस्पॉन्स था। और अभी तो खैर जैसा आप जानते हैं कि सब बहुत पसंद करते हैं, और जब भी ये टीवी पर हो या अगर कोई वैसे डीवीडी पे देखना चाहे, इंटरनेट पे देखना चाहे, तो ये फिल्म्स अवेलेबल हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले हम चलते हैं मुगले आजम की तरफ। एक क्लासिक फिल्म, बेहतरीन फिल्म, जिसमें मधुबाला भी थी और दिलीप कुमार साहब भी थे। क्या बताएंगे आप हमें इसके बारे में? जी, मुगले आजम के बारे में तो मैं, अगर आप मुझे 2 घंटे देंगी तो मैं बात करता रहूँगा, क्योंकि वो जितनी बड़ी फिल्म है उतनी ही ज़्यादा उसकी बातें हैं। ये 1960 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन इसकी प्रोडक्शन जो है साल हर साल चलती रही। इसके अपना कास्ट चेंज हुई और इवेंचुअली फिर ये 1960 में रिलीज़ हुई। इसके डायरेक्टर के आसिफ थे। इसके प्रोड्यूसर जो हैं वो शाहपूर जी पलून जी थे। और इसमें दिलीप कुमार, आपने बताया, मधुबाला, पृथ्वीराज, दुर्गा खोटे, निगार सुल्ताना और एक कुमार साहब भी थे जो फिर बाद में पाकिस्तान आ गए। और इसके राइटर्स जो हैं मुगले आजम के, वो भी अपना बहुत से थे, एक राइटर नहीं था इसका। इसमें अपना अमान साहब थे, कमाल अमरोही थे जिन्होंने पाकीज़ा बनाई थी, के आसिफ ने खुद भी स्क्रिप्ट पे काम किया, वजाहत मिर्ज़ा थे, नौशाद की म्यूज़िक थी जो आप तस्वीर दिखा रही हैं, देखिए कितनी खूबसूरत है ये। और पिक्चर वैसे ब्लैक एंड वाइट में थी, लेकिन कुछ इसके हिस्से जो हैं वो कलर में कर दिए गए थे। और ये अपना ये जो है प्यार किया तो डरना क्या, ये भी कलर में था। और इसके लिरिक्स जो हैं वो शकील बदयूनी ने लिखे थे, और इसका कैमरा जो है वो माधुर ने फोटोग्राफ किया था इसको। और ये ओरिजिनल आइडिया जो है मुगले आजम का, ये सैयद इम्तियाज़ अली ताज का था। 1922 में इन्होंने ये लिखा था ड्रामा। और इसे बहुत सारे लोगों ने इससे पहले भी बनाया। अजरेश ईरानी ने इसे बनाया पहले साइलेंट 1928 में, और फिर 1935 में साउंड के साथ इसको बनाया उन्होंने। नरगिस, अपना संजय की वालदा और सुनील दत्त की बेगम, वो पहले फिल्म की हीरोइन थी चंद्र मोहन के साथ। और 1946 की बात कर रहा हूँ। और फिर 47 में ऑफ कोर्स आज़ादी आ गई, पाकिस्तान आज़ाद हो गया और तब्दीलियाँ आई, पार्टीशन के रॉयट्स हुए, सारे हिंदुस्तान में हुए, लेकिन मोस्टली इस हिस्से में हुए इसके। और ये फिर शेल्फ कर दिया गया प्रोजेक्ट कुछ अर्से के लिए। और फिर उसके बाद जो हैं अपना चंद्र मोहन, उनका इंतकाल हो गया और फाइनेंशियल जो है इसका वो भी रुक गया इसका। और फिर एक और फिल्म आई 1953 में, अनारकली, जिसके गाने बड़े मशहूर हुए, बीना राय और प्रदीप कुमार। और फिर शुरू हो गई फिर से अपना मुगले आजम, और ये 1960 में रिलीज़ हुई। और बहुत लंबी फिल्म है, तवील फिल्म है, 197 मिनट्स की ये फिल्म है। और ये फिल्म पहले एक बड़ी मशहूर आर्टिस्ट थी, सिंगर भी थी, सुरैया, उनको ऑफ़र हुई थी। और लेकिन फिर वो बात नहीं बन पाई। और दिलीप कुमार जो हैं वो भी थोड़े से हेजिटेंट थे, इसलिए कि एक तो ये पीरियड फिल्म थी, हिस्टोरिकल, और दिलीप कुमार ने ज़्यादा पीरियड फिल्मों में काम नहीं किया। प्रॉब्ली शायद जहन में यहूदी आती है, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि मैं उसको पीरियड फिल्म कहूँगा या नहीं कहूँगा। और राजस्थान में इसकी शूटिंग हुई, और इसमें
जो पृथ्वीराज थे, शहंशाह अकबर का रोल अदा किया उन्होंने। वो पैदल चलते हुए दिखाया उनको रेत के ऊपर, और वो उनके पाँव जख्मी हो गए। और जेल में जो सीन पिक्चराइज किए गए, मधुबाला के मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, तो वो भी अपना बहुत तकलीफ में थी। वो हार्ट की पेशेंट भी थी, और वो एक से ज़्यादा बार सेट के ऊपर बेहोश भी हुई। और चुनाचे ये अपना एक बड़ी मुश्किल फिल्म थी। पृथ्वीराज के बारे में कहा जाता है कि वो जब मेकअप अपना कराया करते थे शहंशाह अकबर का, तो वो कहते थे कि अब पृथ्वीराज जा रहा है। और जब पहला शॉट उनका हुआ करता था, तो वो कहते थे अब अकबर आ रहा है। जलाल आगा एक एक्टर थे जो शोले में महबूबा पिक्चराइज किया गया उनके ऊपर। उन्होंने शहजादा सलीम के बचपन का रोल जो है वो अदा किया। और फिल्म तमिल में भी डब की गई, और 1961 में ये रिलीज हुई तमिल में। और फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर जो थे एस.टी. जैदी, वो बाद में पाकिस्तान आ गए, और उन्होंने यहाँ पे ताजमहल, जो कि बहुत बड़ी फिल्म थी हमारी, एवर रेडी की फिल्म थी ये, और सलाम मोहब्बत आगा गुल साहब की फिल्म थी, ये डायरेक्ट की। अच्छा, अपना आरजू शूटिंग जो है फिल्म की, वो 14 कैमरों से हुई। ऐसा वक्त आया कि 14 कैमरे इस्तेमाल किए गए, और शूटिंग जो है इसकी, वो उसमें 500 दिन लगे। आमतौर पे आम फिल्मों को 60 से 125 दिन लगते हैं, लेकिन इसे 500 दिन लगे। शीश महल, प्यार किया तो डरना क्या का सेट जो था बहुत मुश्किल था, शीशे लगाए गए उसमें। और डेविड लीन बड़े मशहूर एक्टर थे ब्रिटिश, डेविड अपना लॉरेंस ऑफ अरेबिया और डॉक्टर जिवागो के। उन्होंने कहा कि यहाँ पे इस पे शूटिंग मत करो, आपको बड़े प्रॉब्लम्स होंगे। के आसिफ ने इसरार किया, और फिर शीशों के ऊपर वैक्स जो है वो लगाई गई, और कुछ शीशों पे बड़ा बारीक कपड़ा भी लगाया गया, ताकि फिर रिफ्लेक्शन जो है शीशों का वो ना आए। दिलीप कुमार ने के आसिफ साहब की बहन से शादी कर ली, चुनाचे इनके आपस में इख्तलाफ शुरू हो गए, और फिल्म बन गई, लेकिन इख्तलाफ इनके रहे। मधुबाला और दिलीप कुमार जो हैं, इनके भी आपस में इख्तलाफ थे, बल्कि कहा जाता है कि कुछ फिल्म के सीन जो हैं उनमें एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, शदीद इख्तलाफ थे। और जोधाबाई वालदा थी शहजादा सलीम की। कहा जाता है कि मोहिब पंघट पे नंदलाल छेड़ गए, और क्यों पिक्चराइज किया, क्यों डाला गया फिल्म में गाना, ये अहद मुगलिया की कहानी है। तो नौशाद साहब जो है फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर, वो उन्होंने कहा कि अपना जोधाबाई जो हैं वो अपना शहजादा सलीम की वालदा थी, चुनाचे हमें इसमें इतना लेवरेज जो है, इतनी स्पेस मिलनी चाहिए कि हम ये गाना जो है इसमें डाल सकें। और फिल्म ब्लैक एंड वाइट में थी कि आसिफ साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि इसमें कलर में किया जाए, इसलिए कि 1953 में झांसी की रानी आ चुकी थी, और इन्होंने फिर 3 एक रीलें जो हैं फिल्म की वो कलर में पिक्चराइज की, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि पूरी की पूरी फिल्म जो है मैं फिर से रीफिल्म करूं इसको। मैं इन तमाम मजबूरियों के बावजूद, ये तमाम पैसा खर्च करने के बावजूद इसको मैं फिर फिल्म करूं। लेकिन फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं और फिल्म के फाइनेंसर जो हैं, उन्होंने इसको अपना एग्री नहीं किया इससे। ये दूसरी बात है कि अपना कंप्यूटराइज्ड कलर वर्जन जो है इसका 2006-2007 में आ गया, और पाकिस्तान में भी ये लगा। जनरल मुशर्रफ ने ख़ास तौर पे इजाज़त दी थी फिल्म के प्रोड्यूसर को कि ये फिल्म जो है यहाँ पे रिलीज़ हो सकती है। उस ज़माने में इंडियन फिल्म नहीं लगती थी। गोरगांव जो कि अपना सबब है नई दिल्ली का, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है मुग़ल आज़म के नाम से। आई एम श्योर कि मुग़लाई खाने जो हैं उसमें पेश किए जाते होंगे। और मुग़ल आज़म के नाम से एक ड्रामा भी बनाया गया, और इस पे किताबें भी लिखी गई, और एक किताब ऐसी थी जिसमें फिल्म के पूरे डायलॉग जो हैं वो भी आए। तो ये एक ना भूलने वाली फिल्म है। तो बिल्कुल सही सर। और बहुत मतलब आज तक लोग बड़े शौक से देखते हैं, लेकिन दिलीप कुमार साहब से कुछ अर्से पहले किसी जो जर्नलिस्ट ने कहा कि ये फिल्म जब कलर की जा रही थी कि ये कलर करके फिल्म को रिलीज किया जा रहा है, तो दिलीप साहब ने कहा कि कौन इतना वक्त बर्बाद करेगा इतनी लंबी फिल्म देखने में। तो उस वक्त आपको लगता है कि इतनी लंबी जो ड्यूरेशन है फिल्म की वो बहुत ज्यादा है, तो उस वक्त लोग देख लेते थे, होता था टाइम लोगों के पास इतना? हाँ, अपना आरजू एक्चुअली जो लोग जो अपना देख चुके हैं मुग़ल आज़म, प्रॉब्ली शायद उन्होंने पसंद नहीं किया कुछ लोगों ने उनमें से, इसलिए कि वो एक जो एक दौर जो था और एक इरा जो था ब्लैक एंड वाइट का,
ठीक है, उसमें कलर में कुछ हिस्से थे, शीश महल का गाना था और भी कुछ गाने थे। और हाँ आरजू, एक और बड़ी चीज, इस फिल्म में गाने आते जाते रहे। 2 गाने निकाले, एक गाना डाल दिया, और फिर एक गाना निकाला, एक गाना और डाल दिया। तो ये प्रॉब्ली इस सिलसिले में ये फिल्म चलती रही। लेकिन ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी फिल्में जो हैं, जिसमें शोले है और उसके साथ साथ ये मेरे ख्याल में शोले से भी बड़ी फिल्म है, और ये हमेशा याद रखी जाएगी। और इसका बड़ा मकाम है हिंदुस्तान की तारीख में, फिल्म की तारीख में। बिल्कुल। लेकिन सर आपको लगता है कि इस तरह की फिल्में दोबारा प्रोड्यूस की जा सकती हैं? इंडिया ने जैसे देवदास बनाई थी जो दिलीप साहब की शाहरुख के साथ, तो वो भी एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म उन्होंने बनाई थी। और मुझे तो बहुत हद तक जो है वो कलर्ड होने की वजह से और उस वजह से ज्यादा लग रहा था कि ग्लैमर ज्यादा डाल पाए वो। तो आपको लगता है कि इसका भी रीमेक बनना चाहिए या बन सकता है? क्योंकि कई फिल्में ऐसी हैं जिसमें देव साहब की गाइड, जिसको कि वो कहते हैं कि नहीं बन सकती दोबारा, या राजेश खन्ना साहब की अमर प्रेम, वो शायद दोबारा बनाए तो वो बात ना आए। लेकिन क्या आप समझते हैं कि मुगले आजम अगर दोबारा रिप्रोड्यूस की जाए तो लोग देखेंगे और बना पाएगा, मतलब इंडियन मीडिया जो है, इंडियन जो फिल्म इंडस्ट्री है वो? आरजू, इसको कलर में कर दिया गया था थ्रू कंप्यूटर, और वो रंग बड़े अच्छे हैं। मेरा मतलब है जहाँ सफ़ेद दुपट्टा है वहाँ सफ़ेद दुपट्टा नज़र आएगा आपको, और गॉडी कलर्स नहीं है कि उसमें बहुत सारे कलर्स डाल दिए हों। और बाकी ये कि इसको डिजिटल साउंड जो है उसके साथ इसको पेश किया गया था। मेरे ख्याल में इसको फिर से नहीं बनाना चाहिए, इसलिए कि वो एक दफ़ा आपसे पहले भी मैंने कहा था कि डोंट रिपेयर व्हाट इज़ नॉट ब्रोकन। तो ये फिल्म हमेशा जिंदा जावेदां रहेगी, और इसको इसी तरीके से ही रखा जाए। सर थोड़ा सा कैरेक्टर्स के बारे में बताइएगा जो इसमें जिन लोगों ने काम किया था। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा किसका काम इम्प्रेसिव है? जरूरी नहीं कि जो हीरो हीरोइन हो हमेशा हम उन्हीं को देखते हो, लेकिन जो सपोर्टिंग एक्टर्स थे जो साथ में काम कर रहे थे, आपको लगता है कि कोई ऐसा था जो बहुत आगे तक गए और जिनका काम इसमें ज्यादा देखा गया, पसंद किया गया? पृथ्वीराज जो शहंशाह अकबर बने हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये रोल जो था शहजादा सलीम का, ये दिलीप कुमार ही कर सकता था। बल्कि किसी ने पूछा उनसे कि राज कपूर, तो बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, राज कपूर के लिए रोल नहीं था, ये रोल जो सिर्फ दिलीप कुमार के लिए था। और मधुबाला अनारकली बनी हैं, और दुर्गा खोटे जो हैं वो उनकी वालदा बनी हैं। और निगार सुल्ताना, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, सुनिए आप। निगार सुल्ताना जो कि अपने वक्त की मशहूर हीरोइन थी, वो बहार बनी हैं इसमें, और बहुत अच्छा काम किया। रोल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे, ये मधुबाला और निगार सुल्ताना पे कवाली जो है पिक्चराइज की गई। और सभी अच्छे थे फिल्म में, और बहुत मजबूत रोल थे। पृथ्वीराज बहुत अच्छे थे। दिलीप कुमार तो कहते हैं कि एक तरीके से फिल्म के हीरो थे वो, और वाकई उनकी आवाज़ और उनका दबदबा और उनका रोब जो है वो फिल्म में नजर आता है। बहुत अच्छी कास्टिंग हुई फिल्म की। तो सर गाने आप कह रहे हैं कि कोई गाने निकाल देते थे और कोई नए गाने उसमें ऐड कर दिए जाते थे, ऐसा क्यों हो रहा था? और इससे फिल्म में आपको कुछ लगता नहीं कि कोई फर्क पड़ता होगा ऑडियंस को, या ऑडियंस मजीद दोबारा आती होगी नए गाने देखने के लिए? जी, नए गाने देखने के लिए आते थे, और चूंकि इनके गाने बहुत सारे रिकॉर्ड किए गए थे, और कुछ गाने ऐसे हैं मुग़ल आज़म के जो अब भी पड़े हुए हैं, मैं आई सपोज पड़े होंगे आर्काइव्स में, स्टूडियोज में, जो रिकॉर्ड किए अपना नौशाद साहब ने, शकील बदायूनी ने लिखा उन्हें, और वो फिल्म में नहीं डाले गए। मतलब 196 मिनट्स की फिल्म तो ये हो ही चुकी थी, और लेकिन इसमें गाने जो हैं इसके उसमें रद्द-बदल होता रहा। बहुत सारे गाने बनाए गए, बहुत सारे गाने बनाए गए इसके लिए। बिल्कुल सही। और क्योंकि उस वक्त तो सर वो टाइम तो था नहीं कि इंटरनेट है तो 10 दफा फिल्म देख ली, तो हर बार वहां पे सिनेमा ही जाना होता होगा लोगों को, तो उससे भी बिजनेस जो है वो ज्यादा होता होगा। तो सर हम बात करते हैं थोड़ी देव साहब की फिल्म की, ज्वेल थीफ। जी, ज्वेल थीफ, जी, ज्वेल थीफ 1967 में आई, और आरजू ने देखा फिल्म को आज। और फिल्म के डायरेक्टर जो हैं विजय आनंद, जो देवानंद के भाई थे, चेतन आनंद इनके बड़े भाई थे। चेतन आनंद और देवानंद और फिर विजय आनंद, ये यंग थे। इनको गोल्डी भी कहा जाता था फिल्म इंडस्ट्री में, बड़े खूबसूरत थे।
यंग थे, इंटेलिजेंट थे, राइटर थे, म्यूजिक के बारे में भी जानते थे, एडिटिंग के बारे में भी जानते थे, इन्हें एडिटिंग का अवार्ड भी मिला। और मैं तुलसी तेरे आंगन की के हीरो थे, कोरा कागज के भी हीरो थे ये, जय बच्चन के साथ। और म्यूजिक जो था वो एस.डी. बर्मन का था, बहुत ही उम्दा म्यूजिक, एक बड़ी अच्छी बीट थी कि आदमी एंजॉय करता था उन गानों को। और वैजंती माला और देवानंद और अपना तनौजा और हेलन फिल्म के सितारे थे। और अशोक कुमार जो आमतौर पे पहले वालिद के रोल में और फिर भाई के रोल में और साथ में फिर बाद में दादा के रोल में आए, वो विलन थे फिल्म के। और उन्होंने ये फिल्म एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। तो जब उन्हें बताया विजय आनंद ने कि आप फिल्म के विलन हैं इसमें, तो उनका मैं विलन का रोल नहीं अदा करूंगा। फिर उन्हें बताया गया कि आपका विलन होना जो है फिल्म के, वो फिल्म के आखिर में आएगा, और आप उससे पहले बिल्कुल कोई ऐसा जो नेगेटिव जो है किरदार आपका नहीं आएगा। तो फिर उन्होंने मान लिया और किया। और ये थ्रिलर थी, और पुलिस थ्रिलर है ये। इसमें देवानंद जो है हीरो के माहिर हैं। और हीरोइन के लिए सायरा बानो का नाम लिया गया, लेकिन सायरा बानो ने दिलीप कुमार से शादी कर ली हुई थी, और नई उसी पीरियड में शादी हुई थी प्रॉब्ली। तो उन्होंने माजरत कर ली काम करने से। और याद रखिए कि आपको, मुझे गाइड बहुत पसंद है। गाइड में भी रोजी का रोल जो है वो अपना सायरा बानो को दिया जाना था, लेकिन सायरा बानो ने वो रोल, पीरियड वही था उसका, 65 में फिल्म आई थी वो। और आई एम श्योर को दिलीप कुमार का रोमांस चल रहा होगा सायरा बानो के साथ, चुनाचे सायरा बानो ने ये फिल्म भी नहीं की। मैं चलते चलते आपको फिल्म के नगमे जो हैं अपना एस.डी. बर्मन के, वो फिल्म की हाईलाइट है। ना सिर्फ ये कि वो मेलोडी में, बल्कि उसकी पिक्चराइजेशन जो है गानों की, वो बहुत उम्दा हुई। आज मैं बहुत इम्प्रेस हुआ जब मैंने देखा ये दिल न होता बेचारा, देवानंद, और वो गालिबन वो और बच्चियां जो हैं वो तनौजा है उसमें, उस गाने तनौजा है उसमें गाड़ी में बैठी हुई हैं, और वो बड़ा खूबसूरत पिक्चराइज किया गया। अच्छा, उस गाने की सर मुझे एक चीज समझ नहीं आती, मैं अक्सर देखती हूँ, मुझे गाने बहुत पसंद है ज्वेल थीफ के, और उसमें मुझे समझ नहीं आती है दिल ना होता बेचारा में देव साहब ने वो कांटा पकड़ा हुआ है मछली पकड़ने का, और उसमें मछली, लेकिन आसपास कहीं पानी नजर नहीं आ रहा। तो मैं सोचू कि कहाँ से लेकर आए और किधर से इन्होंने मछली पकड़ी है। तो मैं जब से मैंने फिल्म देखी, मैं ये गाना देखती हूँ तो हमेशा ये ख्याल जहन में आता है कि ये मछली पकड़ी कहाँ से देव साहब ने। और इतने वो बेहतरीन गाने हैं, इतनी खूबसूरत म्यूजिक है। और वो एक और गाना होठों पे ऐसी बात, वो तो बहुत ही जबरदस्त है। हाँ, मछली पानी के बगैर, ट्रू, वो पकड़ी हुई है उन्होंने। वो कॉमिक सेंस था, कॉमेडी जो उसमें डाली है। और वो अपना ये पैदल हैं, और वो तमाम लड़कियां जो हैं वो गाड़ी में हैं, एक बहुत बड़ी गाड़ी है। और फिर आसमां के नीचे, और दिल ने पुकारा, और होंठों पे ऐसी बात तो आपने अभी कही, रात अकेली है तनौजा के ऊपर। और फिर एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो है इसका, वो अपना आप यकीन कीजिए, वो अपना देवानंद पे भी है, लेकिन वैजंती माला भी है। वैजंती माला उसमें कश्ती चला रही हैं, और वो आउटडोर का सीक्वेंस है जो उन्होंने स्टूडियोज में किया है, और बहुत सारे पौधे लगाए हैं, और पौधों में से वो कश्ती जो है वो जा रही है। ट्रेजिक गाना है वैजंती माला। रुला के गया सपना मेरा, जी, रुला के गया सपना तेरा, बहुत ही खूबसूरत गाना है। बहुत ही मुश्किल पिक्चराइजेशन थी उसकी, और बहुत ही उम्दा सेट लगाया गया। और पता नहीं कितना बड़ा सेट होगा जिसमें कश्ती चलती रहती है और पौधों से आती है, और मार्शेस हैं उसमें से गुजरती है। और जो हैं अपने विजय आनंद, ये बहुत ही उम्दा डायरेक्टर थे। और गानों की पिक्चराइजेशन जो है वो तो इन पे खत्म थी। इनसे अच्छे गाने पिक्चराइज अगर या तो गुरुदत्त ने किए हैं या कोई और नहीं होगा। हिचकॉक हमारे सस्पेंस के डायरेक्टर थे हॉलीवुड के। टू कैच अ थीफ, वर्टिगो और नॉर्थ बाय नॉर्थ वेस्ट, ये 3 फिल्में थी जिनसे कहानी जो है उसके कुछ हिस्से दिए गए। इसकी एक सीक्वल भी बनी बाद में 1996 में, अशोक कुमार भी थे और अपना और भी लोग थे उसमें, रिटर्न ऑफ द ज्वेल थीफ, लेकिन वो इसका एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं थे ज्वेल थीफ का। बिल्कुल ठीक। और वही सर मैं कह रही थी कि गाने बहुत ही खूबसूरत है, स्टोरी लाइन भी, और बहुत अच्छे, देव साहब तो बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। कोई हॉलीवुड के जैसे एक्टर्स होते हैं उस तरह की उनकी लोकारी है।
बल्कि पहले शायद ऑडियंस इतनी स्मार्ट नहीं होती थी कि वो ये पकड़ पाती कि वो पानी के बगैर ही मछली पकड़ी हुई है, क्योंकि एक फिल्म में कोई देख रही, मुझे नाम भी याद नहीं, मेरे भाई भी साथ बैठे थे, तो वो बिल्डिंग में आग लगती है, पता नहीं फिल्म का नाम भी नहीं याद मुझे, तो वो ऊपर से सीढ़ियों से लोग भागते हुए आ रहे दिखाया, तो एक साथ ने सब जो था वो सूट पहना हुआ था, पूरे क्राउड में एक ही था जिसने सूट पहना हुआ था, तो वो कोई 3-4 दफा आए भागते हुए, तो वो शायद उस वक्त लोग नहीं सोचते होंगे कि हम ये बना रहे हैं तो लोग गौर से भी देख सकते हैं। तो अब ये कि अब ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है, अब तो छोटी छोटी चीजें पकड़ लेती है कि जी ये कैसे हो गया और ये कैसे हो गया, लेकिन ये कि ज्वेल थीव जैसी फिल्म भी मुझे नहीं लगता कि देव साहब खुद दोबारा नहीं बना पाए, तो कोई और क्या बनाएगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि उन्होंने दोबारा एक फिल्म बनाई थी रिटर्न ऑफ ज्वेल थीव, लेकिन वो नहीं चली, तो बिल्कुल ज्वेल थीव भी उन्हीं फिल्मों में से है जो कि दोबारा नहीं बनाई जा सकती, और गाने भी बेहतरीन है और एवरग्रीन हमेशा के लिए जैसे होते हैं। बहुत प्यारे गाने, बहुत प्यारे गाने। अच्छा, एक और आरज़ू बात बताता चलूं कि अपना इनकी टीम बड़ी अच्छी रही। नेव कतन के नाम से थी, प्रोड्यूसर अपना देवानंद थे, और बहुत सारी फिल्में बनाई इन्होंने, तेरे घर के सामने है और गाइड सबसे बढ़ के। फिर ये अलग हो गए दोनों भाई। देवानंद अपनी फिल्में बनाते रहे, विजय आनंद जो हैं ये अपनी फिल्में बनाते, कोरा कागज के हीरो थे, मैं तुलसी तेरे आंगन की और बहुत सी फिल्में बनाई, लेकिन कहते हैं कि ना तो उसके बाद देवानंद कोई ढंग की फिल्म बना सके, और विजय आनंद जो हैं इनका भी वो रिकॉर्ड जो है गाइड का और तेरे घर के सामने का और फिल्में जो थी वैसा नहीं रहा। तो काश के दोनों इकट्ठे रहते। मैंने एक बड़ा ट्रेजिक वीडियो देखा है, अपना देवानंद जो हैं इनकी वफात पे, अपने भाई छोटे भाई की वफात पे धाड़े मार मार के रो रहे थे, और वो बहुत बहुत उनको अफसोस हुआ, बहुत रंजीदा थे वो, और वो कहते थे कि मुझसे मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा साथी भी अपना चला गया है छोड़ के मुझे। बिल्कुल सर, बहुत से लोग ऐसे हैं जिसमें के शोले के राइटर सलीम जावेद, जो जावेद अख्तर साहब और सलीम खान साहब, ये जब तक साथ में लिखते थे तो बेहतरीन किस्म की फिल्में हमें देखने को मिली, और जब ये अलग हो गए और सलीम खान साहब ने अलग कुछ अपना लिखने की कोशिश की और जावेद अख्तर साहब ने अपना अलग लिखने की कोशिश की, तो वो बात नहीं आ सकी जो इन दोनों के साथ में जब ये काम करते थे तब जो लाजवाब किस्म की फिल्में बनी थी वो दोबारा नहीं बनी। तो ये टीम वर्क होता है अक्सर, कोई किसी के साथ काम करता है तो समझते हैं शायद मेरी ही वजह से सब कुछ हो रहा है, दूसरा तो ऐसे ही है, तो ऐसी बात नहीं होती है, हमेशा ये टीम वर्क होता है और उसी की वजह से सब कुछ मेरे ख्याल है इस तरह के क्लासिक्स जो है वो तभी बनते हैं। तो आरज़ू इसमें अपना बहकावे में भी आ जाते हैं ये कि भाई काम तो आप कर रहे हैं और क्रेडिट जो है आपको और उनको मिल रहा है, जो कि गलत बात है, और काश कि ऐसा हो कि ये उन लोगों की बात ना सुने, और जो इनकी टीम बनी है और जो अपना कामयाबी इनको मिली है वो उसी तरीके से चलती रहे। लेकिन फिर वो एक कहावत है कि हर कामयाबी के बाद नाकामी आती है, अप्स एंड डाउन जो हैं वो लाइफ में चलते रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद देव साहब काफी अरसे हमने देखा कि कोई खास फिल्म वो नहीं कर पाए, उन्होंने कोशिश बहुत की, बल्कि बड़ा मैं उनसे इम्प्रेस हूँ कि वो आखिरी टाइम तक यानी वो स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, और ये जो है बहुत एक बड़ी नेमत है कि इंसान हर उम्र में हर एक में जो है वो आखिरी तक अपना काम कर रहा हो, जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो सर इसी तरह की एक और पर्सनालिटी जिनसे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, ना विश कि मैं इंडिया जाऊं और उनसे मिलूं, वो है गुलजार साहब। और गुलजार साहब की शायरी, उनकी फिल्में वो एक अलग ही टेस्ट की होती थी और होती हैं, बल्कि और काफी डिफरेंट काम उन्होंने भी किया। उन्हीं की एक फिल्म जो है उसमें आती है आंधी, जो कि संजीव कुमार साहब के साथ बनाई गई थी, आप बताइएगा कुछ। जी, आंधी 1975 की फिल्म है, और ये एक पॉलिटिकल फिल्म है हर लिहाज से। इससे पहले कि मैं और आंधी की बात करूं, गुलजार जो हैं वो पाकिस्तान के दोस्त हैं। जेलम के करीब एक जगह है दीना, वहाँ से वो रहे, और अपना फिर उसके बाद आज़ादी के बाद वो हिंदुस्तान चले गए, और उन्होंने एक स्कूल से भी मुंसलिक हैं वहाँ पे। और एक दफ़ा उनकी आखिरी विज़िट जो थी अपना पाकिस्तान की, उसमें वो बड़े इमोशनल हो गए उस जगह पे जाके दीना में, और यानी कि इतने वो इमोशनल हो गए कि वो अपने आप को संभाल नहीं सकते थे, और फिर वो उनको वापस ले गए लाहौर, और वहाँ आई थिंक बाय रोड आए थे, और फिर वो वापस चले गए। एक बहुत बड़ा नाम है इंडिया में बतौर फिल्म मेकर, बतौर राइटर, बतौर शायर,
और अब मैं आंधी की बात करता हूँ, 1975 की फिल्म है, सियासी पस मंज़र है इसका। संजीव कुमार, दो ही कैरेक्टर्स हैं फिल्म में, संजीव कुमार हैं और सचित्रा सेन हैं, और ये बंगाल की बड़ी मशहूर हीरोइन थी, और इनकी ये आखिरी फिल्म थी। इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इसके बाद इन्होंने किसी और फिल्म में काम नहीं किया, कम से कम किसी हिंदी फिल्म में काम नहीं किया। और ये जब 1975 में रिलीज़ हुई तो मिसेस इंदिरा गांधी वज़ीर आज़म जो हैं, उनकी इमरजेंसी थी, और मैंने बताया आपको सियासी बैकग्राउंड था इसका। फिल्म में सचित्रा सेन जो है पॉलिटिशियन हैं, इनके वालिद भी पॉलिटिशियन हैं, और इनकी अज़वाजी ज़िंदगी जो है वो पॉलिटिक्स की भीड़ चढ़ जाती है। फिल्म के शुरू में बिल्कुल वही सीक्वेंसेस हैं जो हमने फिल्म आईना 1975 में डाले थे, कि शी इज स्लाइटली ड्रंक, और ये होटल के मैनेजर जो हैं संजीव कुमार, वो इनको सहारा देते हैं और ठीक करते हैं। लेकिन फिल्म की कहानी जो है फ्लैशबैक्स में है सारी की सारी, थ्रू आउट फ्लैशबैक चलती है। फिल्म के गाने जो हैं इतने प्यारे, इतने मीठे, वो जो खंडरात हैं हिस्टोरिकल, उनमें पिक्चराइज किए गए। और जब मैंने पिक्चर देखी तो मुझे वजह पता चली कि वो जो दरार पड़ जाती है इनकी शादी में, वो दरार जो है उसकी नुमाइंदगी जो है वो रियून्स जो हैं वो करते हैं, या तस्वीर जो दिखा रही हैं ये भी एक रियून्स हैं, और यहीं पे गाने पिक्चराइज किए गए, और दो गाने कश्मीर में भी इसके पिक्चराइज किए गए। और एक इतना इंटेलिजेंट आदमी जो इस फिल्म को लिखे, इसको डायरेक्ट करे, इसकी शायरी करे, तो फिल्म तो अच्छी होनी थी, वो यकीनन बहुत अच्छी होनी थी, और बहुत अच्छी रही। और सर उसमें बिल्कुल स्टोरी लाइन तो थी, एक्टर्स भी लाजवाब थे, क्योंकि जो हीरोइन थी उनकी तो मैंने इतनी ज्यादा फिल्में नहीं देखी, एक आधी देखी है, लेकिन संजीव कुमार साहब के लिए तो खैर आप समझ ही सकते हैं बहुत ज्यादा अच्छा काम किया करते थे। लेकिन म्यूजिक का इसमें कहाँ तक हाथ है इस फिल्म के हिट होने में, क्योंकि गाने गाए बहुत खूबसूरत गए हैं, आप आज भी सुने तो जैसे कहते हैं कि मजा आ जाता है, बहुत ही खूबसूरत गाने। जी आरजू बिल्कुल ठीक है, और ये गाने आसान नहीं थे। एक तो गुलजार की शायरी थी, उसमें फिलॉसफी है मियाँ बीवी के ताल्लुक की, या फिर ताल्लुक के ख़त्म होने की, फ्लैशबैक्स में दिखाया गया है। शायरी बहुत अच्छी है, R.D. बर्मन की म्यूज़िक थी वो बहुत उम्दा है, गाया बहुत अच्छा है, किशोर कुमार और लता के गाने थे। तुम आ गए हो और इस मोड़ पे जाते हैं, कश्मीर में पिक्चराइज किए गए, और बहुत मुश्किल फिल्म थी ये। और हाँ, वो बात जो मैंने शुरू की थी वो ख़त्म भी करनी है। फिर उसके बाद सियासी तब्दीली आई और गवर्नमेंट चेंज हो गई, और फिर इस फिल्म को इजाज़त मिल गई नुमाइश की, और ये फिल्म रिलीज़ हुई। और देखिए सितम ज़रीफ़ी की ये जो दूरदर्शन है, उस वक्त इंडियन टेलीविज़न वाहिद था गवर्नमेंट का, उस पर चली फिल्म आंधी। कहाँ तो फिल्म को बैन कर दिया गया, और कहाँ ये गवर्नमेंट का टेलीविज़न जो उस पर चली, वो इस काबिल थी कि वो दिखाई जाए फिल्म। और संजीव कुमार ने इसमें यंग टू ओल्ड रोल्स किए, लेकिन वो अपना अंगूर में भी किया उन्होंने इस तरीके से, वो भी गुलजार की थी। नमकीन में भी किया, वो भी गुलजार की थी। मौसम में भी किया, वो भी गुलजार की थी। और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं गुलजार, बहुत कम फिल्में बनाई उन्होंने। प्रॉब्ली अब वो अपनी लिटरेरी एक्टिविटीज़ जो हैं, शायरी, उसमें मसरूफ रहते हैं, लेकिन जो तारीखी खंडरात थे मुख्तलिफ इलाक़ों में हिंदुस्तान के, जहाँ पे जाके गुलजार ने गाने पिक्चराइज किए, वो एक गाने बराए गाने नहीं थे, वो इनकी कहानी जो है और इनकी सेपरेशन जो है, और वो खंडरात जो हैं जो अब रह गए हैं, वो उसकी भी नुमाइंदगी करते हैं। बिल्कुल। और सर जैसे कि गाना और था इसमें, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा जी, तो नहीं, वो भी वो भी बहुत, बहुत खूबसूरत गाना है। जी जी और गाने कम थे इस फिल्म में, लेकिन जी जी जो भी जी थे वो इंतहा के खूबसूरत गाने थे, और अभी तक बहुत ज्यादा सुने जाते हैं। बल्कि इसी पे जो है वो हम सोचते हैं कि जब हम नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे तो हम गुलजार साहब की सारी फिल्म्स पे बनाए, जो उनकी उन्होंने कुछ फिल्में जो बनाई हैं, बहुत खूबसूरत फिल्में गुलजार साहब की। तो आपने कुछ के नाम भी लिए हैं, मौसम, नमकीन, और एक और फिल्म उनकी आई थी रुदाली, और लेकिन फिल्म आई थी माचिस माचिस माचिस। माचिस, जी बिल्कुल। तो इजाजत, इजाजत। बिल्कुल, तो ये बेहतरीन फिल्में गुलजार साहब की, और मेरे ख्याल है कि हम एक ट्रिब्यूट जो है वो गुलजार साहब के लिए भी नेक्स्ट वीक बनाएंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया।
थैंक यू सो मच। और मैंने अगले बार का टॉपिक आपको आज ही बता दिया। आप गुलजार साहब की मूवीज पे हम जो है वो इंशाल्लाह एक शो बनाएंगे, और बेहतरीन फिल्में हैं और ऐसी हैं जो हर जनरेशन के लिए है, और कोई ना कोई उसमें ऐसा मैसेज होता है कि जो देखकर आप कुछ सीखा जा सकता है। और प्रोडक्शन और म्यूजिक तो बहुत बेहतरीन होती, शायरी तो होती ही है, जाहिर है गुलजार साहब की शायरी और बेहतरीन ना हो तो। लेकिन आई विश कि मैं दोबारा कहूंगी कि मैं इंडिया जाऊं तो मैं गुलजार साहब से जरूर मिलूं। बहुत शुक्रिया मैं सर। जाते जी। जाते एक बात कहना चाहूँगा, गुलजार साहब बहुत सीनियर हैं, वो 80s में हैं इस वक्त, और मेरी दुआ है कि वो खुदा उन्हें सेहत दे और उनको लंबी उम्र दे, और वो इसी तरीके से गाने लिखते रहें, और जो फिल्म इंडस्ट्री जो है बॉम्बे की उसको वो एनरिच करते रहें अपने अल्फाज से, अपनी थॉट से। बहुत बड़े आदमी हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।